गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बहुत सारे केस पढ़ाए, कुछ ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ाया, उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी समझाने की कोशिश किया। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है बच्चों, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया क्योंकि ग्राफ में जो लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, उनको ठीक से समझ में नहीं आया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से समझाया जाए। तो मैं कुछ केसेस को आज रिपीट करने जा रहा हूँ नए तरीके से, और क्लियर तरीके से मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप कंसंट्रेट रहना, सीरियस रहना, और इसको आज फिर से समझने की कोशिश करना। और समझ में आएगा, 2-3 बार उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपके लिए नई चीज़ है, इसलिए थोड़ा ग्रस्प करने में टाइम लगता है। सो देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों, आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर ऑफ चार्ज। इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू गिवन है। बताया गया है कि रो कांस्टेंट है। कैलकुलस में कैसे डिफाइन करते हो? रो इक्वल्स डी क्यू अपॉन डी वी। स्पेस में डी वी स्मॉल वॉल्यूम है और उसमें बहुत थोड़ा सा चार्ज जो स्टोर है वो डी क्यू है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कहते हो। बच्चों, ये जो डेफिनेशन बना है वो किसी छोटे से स्पेस के लिए बना है, और उस छोटे से वॉल्यूम के सेंटर पे ये रो का फार्मूला होता है। क्वेश्चन के मुताबिक रो को कांस्टेंट बोला गया। डी क्यू अपॉन डी वी स्मॉल स्पेस के लिए बना हुआ है और उसके सेंटर पे रो की वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है। तो जब रो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरे स्पेस के हर पॉइंट पर रो की वैल्यू कांस्टेंट होएगी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो डी क्यू को लिखते हो रो इंटू डी वी। बोथ साइड को इंटीग्रेट करो, इसको कहते हो वॉल्यूम इंटीग्रल। बॉडी के पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है तुम्हें। डी क्यू का इंटीग्रल क्यू आएगा। क्वेश्चन में रो को कांस्टेंट बोला है तो रो को इंटीग्रल के बाहर निकालो, बचेगा इंटीग्रल डी वी। बॉडी के पूरे बिग वॉल्यूम में इसको इंटीग्रेट करोगे, ये हो जाएगा कैपिटल वी, बॉडी का होल वॉल्यूम। बच्चों, यहाँ से रो का एक नया फार्मूला मिलता है क्यू बाई वी। इसे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में रो की वैल्यू कांस्टेंट होएगी तो फिर उसका फार्मूला क्यू बाई वी भी लिखा जा सकता है, मगर इसका लिमिटेशन है बच्चों, वैलिड इफ रो इज़ कांस्टेंट। देखो, अगर रो कांस्टेंट नहीं होता तो इंटीग्रल के बाहर नहीं आता, और इंटीग्रल के बाहर नहीं आता तो इसका इंटीग्रल वी नहीं होता। आई मीन, इसको डिराइव करते वक्त ये कंडीशन इस्तेमाल किया गया है कि क्यू बाई वी इक्वल्स रो फार्मूला आप तभी इस्तेमाल करोगी जब तुम्हारे क्वेश्चन में रो को पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट बोलेगा। इसका मीनिंग हुआ होल ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी एंड दिस इज होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बच्चों, इन अदर वर्ड्स इसको एवरेज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इस डेरिवेशंस में आपको सिखाना चाहता हूँ कि एवरेज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये दोनों इक्वल तब हुआ करते हैं जब रो की वैल्यू पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट होगा। मेरे क्वेश्चन में रो को कांस्टेंट बोला है, इसलिए ये फार्मूला काम आएगा, ज़रूरत पड़ने पर यूज होगा। बच्चों, इसमें दो केस बनाओ। एक है इंटरनल पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, दूसरा होगा एक्सटर्नल पॉइंट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। पहले ये दो पॉइंट का मीनिंग मैं डायग्राम से समझा दूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर दिखाया हुआ है। यह अपवर्ड भी इन्फिनिटी है, डाउनवर्ड भी इन्फिनिटी है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और हर पॉइंट पर रो की वैल्यू कांस्टेंट है। तो मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इसके एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज
परपेंडिकुलर टू द गिवन एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालो चाहे अंदर निकालो, इसका डायरेक्शन इसके एक्सिस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही आता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये मैं समझा चुका हूँ। तो अगर एक पॉइंट आप बाहर लेते हो और एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर डिफाइन करते हो, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। और बाय द वे एक पॉइंट अंदर ले लेते हो और उसका भी रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर लिखते हो, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा, तो इंटरनल पॉइंट होगा। बच्चों दो केस बनता है, एक अंदर का पॉइंट और एक बाहर का पॉइंट, दो केस बनता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री की वजह से रेडियली आउटवर्ड ही दिखाते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर दिखाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दो पॉइंट लेते हैं। नाउ सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, रेडियल डिस्टेंस r1, सेकेंड पॉइंट रेडियल डिस्टेंस r2। तो मैं v2 माइनस v1 का फॉर्मूला डिस्कस करूंगा और v1 v2 की वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस r1 r2 इस्तेमाल किया गया है। बच्चों इस डायग्राम को समझ लो, फिर तुम फार्मूले पर आ जाओ। ये केस 1 है, एट इंटरनल पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। जब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे, बच्चों ये फॉर्मूला डिराइव हो के आता है ρ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। क्वेश्चन के मुताबिक ये तो कांस्टेंट है, बट ये जो डिस्टेंस है ये तो वेरिएबल है। तो इसको लिखा जाएगा बच्चों मैथ की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इस वेरिएशन को लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, जस्ट लाइक y इक्वल्स सम एक्स, y प्रोपोर्शनल टू एक्स। बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि इसको लीनियर रिलेशनशिप बोलोगे। लेकिन बच्चों इस फार्मूले का जो डोमेन होगा वो केवल इंटरनल पॉइंट पे होगा। आई मीन स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक ये फार्मूला काम करेगा, 0 से कैपिटल आर तक ये फार्मूला काम करेगा। अब मैं आपको लिमिट निकालना सिखाता हूँ। एज स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम लेफ्ट साइड से स्मॉल आर को बढ़ाते बढ़ाते कैपिटल आर तक ले जा रहा हूँ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होकर लेफ्ट लिमिट के बराबर हो जाएगा। इसको सिंबल में ERA लिखते हैं। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट होएगा। इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, इस फार्मूले में सीधे सीधे यहाँ कैपिटल आर पुट कर देंगे, और जैसे ही कैपिटल आर पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी, ρr/2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये जो लेफ्ट लिमिट आप निकाले हो और स्मॉल आर को कैपिटल आर की तरफ लेफ्ट साइड से ले जा रहे हो, इसको मैं आपको ग्राफ में समझा रहा हूँ, आप देखो। देखो ऊपर जो मैं फॉर्मूला डिस्कस किया उसको बताया कि वो 0 से कैपिटल आर तक काम करेगा। तो 0 से कैपिटल आर तक आपने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इसको लीनियर वेरिएशन बोला जाता है। और ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो 0 से कैपिटल आर तक ये ग्राफ तुम ऐसे पॉजिटिव स्लोप के स्ट्रेट लाइन यहाँ तक बनाओगे। अब बच्चों वो जो लिखा है ना स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर, यानी कि इस ग्राफ में सेंटर से कैपिटल आर की तरफ आप मूव करो, सेंटर से कैपिटल आर तक मूव करो, इसको आप लिखोगे स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर। देखो ये लिख के दिखाया हूँ, लेकिन ये जो टेंस टू कैपिटल आर है वो बाईं तरफ से तुम जा रहे हो। फिर से देखो इस ग्राफ में सेंटर से चल के बाईं तरफ से कैपिटल आर की तरफ जा रहे हो, इसीलिए उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉम लेफ्ट। कैपिटल आर की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो जब कैपिटल आर की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्ट्रेट लाइन पे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे पहुँचोगे। मतलब कैपिटल आर से थोड़ा बाईं तरफ रुक जाओ, एक पॉइंट मार्क कर लो। तो ये जो पॉइंट मार्क किया हूँ, इस ग्राफ में ये जो हाइट आएगी
इसको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट। ये हाइट इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट होगा, तो उसको सिंबल्स में लिखते हैं ERL। बच्चों ER का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैपिटल R और L का मतलब लेफ्ट लिमिट। तो ये जो हाइट यहाँ पे आएगी इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, उसको लिखते हैं ERL। तो दिखाया। अब मैं आपको और समझा दूँ, फिर राइट लिमिट समझाता हूँ। ये लेफ्ट लिमिट आप निकाले हो रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन R। और जब कैलकुलस मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों डिराइव करोगे इंटरनल स्पेस में तो फार्मूला आता है माइनस रो अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बच्चों इसमें माना गया है R1 R2 दोनों की वैल्यू कैपिटल R से छोटा है, मतलब इंटरनल स्पेस में ये फार्मूला आप निकाल रहे हो। फिर इसमें केस 2 पे आ जाओ। एट एन एक्सटर्नल पॉइंट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अब तुम बाहर वाले पॉइंट पर फिर से गॉस थ्योरम लगाओगे, डिराइव करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला आता है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। बच्चों स्मॉल r को वेरिएबल मानते हैं और इस पूरे को कांस्टेंट मानते हैं, तो हम लोग इसको अदरवाइज लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। बच्चों ये जो इन्वर्स रिलेशन होता है मैथ में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आई मीन जब r बढ़ेगा t का वैल्यू घटेगा, ये हाइपरबोलिक रिलेशन हुआ, जिसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा और देखने में कॉनकेव अपसाइड होगा। तो ये रिलेशन मिलता है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। बच्चों इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट लिमिट निकालो। इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखते हैं एज स्मॉल r टेंस टू कैपिटल R फ्रॉम राइट देन E टेंस टू ERR। मतलब ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट लिमिट कहलाएगी बच्चों। ये मैथ का कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है। ये राइट लिमिट होगा। ये राइट लिमिट कैसे मिलेगा? जहाँ स्मॉल r है फार्मूले में वहाँ कैपिटल R पुट कर दो। बच्चों इस फार्मूले में जहाँ स्मॉल r है कैपिटल R जब पुट करोगे तो R स्क्वायर R से कटेगा, ऊपर सिंगल R बचेगा। तो सिंगल R बचेगा तो राइट लिमिट कितनी आएगी? राइट लिमिट आएगी रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों लेफ्ट लिमिट भी इतना ही निकाले हो, एक बार चेक करो। लेफ्ट लिमिट जो निकाले वो भी उतना ही आया है। इससे क्या पता चलता है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और जब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो इतना आएगा माइनस रो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1। बच्चों ln का मीनिंग होता है लॉग टू द बेस c, और ये माना गया है कि R1 एंड R2 बोथ आर ग्रेटर देन कैपिटल R। ऊपर मैंने आपको रियलाइज करवाया कि लेफ्ट लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, राइट लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, these two limits are exactly equal। उसको शॉर्ट में ER लिखते हैं और मैग्नीट्यूड इतना मैंने डिराइव करके आपको दिखाया। ये जो बच्चों राइट लिमिट है उसको ज़रा डायग्राम से समझो। ऊपर आपने देखा कि जब हम लोग सरफेस से बाहर आते हैं, आई मीन व्हेन स्मॉल r मोर देन कैपिटल R, तो फार्मूला मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। आई मीन ये हाइपरबोलिक मिला था, ये डिक्रीज होगा, कॉनकेव अपसाइड दिखाई देगा, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव आएगा। लेकिन अब राइट लिमिट कैसे निकालोगे ज़रा सीखो। इधर जो स्मॉल r है उसको कैपिटल R की तरफ मूव करा दो। यहाँ पे कैपिटल R बच्चों, जब राइट साइड से आप कैपिटल R की तरफ मूव करते हो तो इसको ऐसे लिखते हैं स्मॉल r टेंस टू कैपिटल R। ये जो लेफ्ट साइड में एरो दिखाए हो
इसका मतलब आप राइट साइड से कैपिटल आर की तरफ आ रहे हो। देखो यहीं तक आना है। तो जब राइट साइड से कैपिटल आर की तरफ आओगे, इस ग्राफ पे चलोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर बहुत करीब पहुंच जाओगे, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हाइट होगी, इसी हाइट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का राइट लिमिट। बच्चों इस हाइट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट लिमिट। समझे? स्लाइटली राइट साइड में रोक देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये राइट लिमिट है, और स्लाइटली लेफ्ट साइड में आ जाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट है। और ऊपर प्रूफ करके दिखा चुका हूँ कि ये दोनों लिमिट बराबर है, यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे होंगे। और जो दोनों लिमिट बराबर है उसको शॉर्ट में ER लिखते हैं, और इसी का फॉर्मूला ऊपर डिराइव हुआ है, रो कैपिटल R अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो रो कैपिटल R अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों जब किसी ग्राफ में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर हुआ करती है तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस होता है। इन दोनों पॉइंट को थोड़ा और ऊपर उठा दें, ये दोनों ग्राफ टच कर जाएंगे, इसके जैसा टच कर जाएंगे। ये ग्राफ कैसा दिखेगा? कंटिन्यूअस दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे दिखेगा बच्चों, कंटिन्यूअस दिखेगा। मगर ये तो डिक्रीजिंग कॉनकेव है और ये लीनियर है, तो सरफेस पर ये ग्राफ पॉइंटेड नज़र आएगा, नुकीला। पॉइंटेड नज़र आने का मतलब ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंसेबल नहीं है। अब मैं आपको डिफरेंसिबिलिटी आज फिर समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। ये जो दो पॉइंट हमने मार्क करे हैं, एक थोड़ा सा राइट साइड में, एक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, अब दोनों पे दो टेंजेंट बनाओ। इस पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाओगे तो ये जो पॉइंट दिखा है वो तो स्ट्रेट लाइन पर है। यहाँ जो टेंजेंट बनाओगे वो कुछ इस तरह से जाएगा, सोन बाय येलो कलर। और जब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो ये पॉइंट तो इस हाइपरबोला के ऊपर है, इस हाइपरबोला का टेंजेंट ऐसे जाएगा, सोन बाय लाइट ब्लू कलर। बच्चों जो दो टेंजेंट आपने दो पॉइंट पे बनाए, ये दोनों टेंजेंट का ओरिएंटेशन अलग अलग है, यानी कि इन दोनों का स्लोप अलग अलग होगा। तो लेफ्ट वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अलग है, राइट वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अलग है। अब बच्चों स्लोप को कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़े हैं? कैलकुलस में पढ़े हो dy/dx। यहाँ y की जगह p लिखा है और x की जगह पे r लिखा है। यहाँ टेंजेंट का स्लोप d/dr बोला जाएगा। यहाँ टेंजेंट का स्लोप d/dr लिखा जाएगा। d/dr दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों जो लेफ्ट पॉइंट पे टेंजेंट बनाए हो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप का लेफ्ट लिमिट होगा। जो राइट पॉइंट पे टेंजेंट बनाए हो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप का राइट लिमिट होगा। और डायग्राम देख के लगता है कि इन दोनों टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आएगा, ये दोनों स्लोप अलग अलग आएंगे। तो स्लोप की लेफ्ट लिमिट और स्लोप की राइट लिमिट नॉट इक्वल होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया। बच्चों जब आप मैथ में पढ़ोगे डिफरेंशियबिलिटी तो आपके मैथ टीचर यही समझाएंगे, किसी पॉइंट के बहुत पास एक स्लाइटली लेफ्ट और एक स्लाइटली राइट दो पॉइंट लिया जाए, दो टेंजेंट बनाए जाएं, और अगर टेंजेंट का स्लोप इक्वल नहीं आता है तो कहते हैं कि ये ग्राफ इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिफरेंशिएबल होने के लिए ये दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए, यानी कि दोनों टेंजेंट कोइंसिडेंट होने चाहिए। अगर ये कोइंसाइड हो गए तो दोनों लिमिट बराबर आएगा, और दोनों लिमिट बराबर आने का मतलब ये स्मूथ कर्व दिखेगा और फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। मगर प्यारे बच्चों ये दोनों लिमिट तो अलग अलग आएंगे।
तो दोनों लिमिट अलग अलग आने का मतलब ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर है, इसलिए ग्राफ कंटिन्यूस दिखेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो बनाया हूँ, मगर स्लोप का लेफ़्ट लिमिट और स्लोप का राइट लिमिट इक्वल नहीं हुआ, दोनों टेंजेंट अलग अलग देखे गए, तो ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जब भी हम लोग लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालते वक्त राइट साइड से मूव करेंगे, कैपिटल आर तक आएंगे, और लेफ़्ट लिमिट निकालते वक्त लेफ़्ट साइड से मूव करेंगे और कैपिटल आर तक आएंगे। फिर फंक्शन की दोनों लिमिटिंग वैल्यू टेस्ट करेंगे, और अगर दोनों लिमिटिंग वैल्यू बराबर आता है तो ग्राफ मेरा कंटिन्यूस होगा। और दो टेंजेंट बनाएंगे दोनों पॉइंट पर, अगर दोनों टेंजेंट अलग अलग आते हैं तो स्लोप की लेफ़्ट और राइट लिमिट डिफ़र करेगी, तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बच्चों वही मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ई आर इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर। जो समझाया वही यहाँ पे नोट में लिख रखा है बच्चों। बच्चों रिगार्डिंग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैं आपको एक केस और आज डिस्कस करूँगा दोबारा से। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। माना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है, तो किसी छोटे से एरिया डीए में बहुत थोड़ा सा चार्ज डीक्यू जमा होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को उस एरिया के सेंटर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोला जाता है। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका एक और फार्मूला डिराइव होके आएगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन डी क्यू इक्वल सिग्मा डी ए, फिर बोथ साइड को इंटीग्रेट करो। एरिया वेक्टर लियो बच्चों, तो पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करो, सरफेस के पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करो। जब डी क्यू काट के पूरे एरिया पे जोड़ोगे, सम करोगे, उसी को मैथ में इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो सारे डी क्यू सम होके बिग चार्ज क्यू आएगा। क्वेश्चन में सिग्मा कांस्टेंट बोला है, तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकालो, इंटीग्रल में डी ए बचेगा, यानी कि पूरे सरफेस पर छोटा छोटा डी ए काट के पूरे बिग एरिया पे इंटीग्रेट करोगे, ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसका सॉल्यूशन होगा कैपिटल ए बच्चों, सिग्मा ए। यहाँ से सिग्मा का बच्चे फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, क्यू अपॉन ए बनेगा। ये तो डेफिनेशन था और ये कंडीशनल है बच्चों। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सिग्मा के ये दोनों फार्मूले इक्वल तब माने जाएंगे जब सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर सिग्मा कांस्टेंट होगी बच्चों, तब तो ये फार्मूला एग्जिस्ट करेगा, और सिग्मा अगर वेरिएबल होगा तो फिर डी क्यू बाई डी ए ही फार्मूला काम करेगा। लेकिन सिग्मा कांस्टेंट होने की कंडीशन में ये दोनों क्वांटिटी बराबर होती हैं। ये होगा होल ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी अपॉन होल ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो ये एवरेज वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। मेरे क्वेश्चन में सिग्मा को कांस्टेंट बोला है, तो मैं ये फार्मूला यूज करूँगा। अब जरा डायग्राम देख लो, ये सेल ऑफ चार्ज है बच्चों। माना गया है कि चार्ज छोटे छोटे चार्ज से मिलकर एक पतली सी स्फेरिकल लेयर बनाई गई है। ये स्फेरिकल लेयर है बच्चों, वॉल थिकनेस वेरी स्मॉल है, और ये वॉल केवल छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बनाई गई है। बहुत पतली दीवार है, मीन रेडियस इसका कैपिटल आर है, और टोटल चार्ज क्यू है। तो बच्चों इस पूरे स्फेरिकल सेल के लिए अगर सिग्मा की वैल्यू निकालनी हुई तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये हो गया होल ऑफ द चार्ज,
अपॉन होल ऑफ द सरफेस एरिया। स्फेरिकल एरिया रटा है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। एंड डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू का एक फार्मूला बनता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे दो केस बनाते हैं, एक इंटरनल पॉइंट रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पॉइंट पी डैश, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पॉइंट पी। बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन पोजिशन यहाँ पे +1 रखोगे तो रिपल्सन फोर्स रेडियली आउटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड आएगा। यहाँ भी +1 रखोगे तो रिपल्सन फोर्स रेडियली आउटवर्ड आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही माना जाएगा और यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड माना जाएगा। बच्चों यहाँ डायग्राम में दो केस बनेगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट बनेगा स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर, एक इंटरनल पॉइंट बनेगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। और डिराइव करने के लिए गॉस थ्योरम इस्तेमाल होगा, डेरिवेशन में बाद में पढ़ाऊँगा, फिलहाल फार्मूला समझाने जा रहा हूँ। केस 1, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट P स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बच्चों गॉस थ्योरम से डिराइव करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फार्मूला आएगा। अगर Q की वैल्यू यहाँ पुट कर डालूँ जो ऊपर निकाल के दिखाया हूँ, 4 पाई कटेगा, बचेगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर को छोड़ के ये पूरा कांस्टेंट होगा, इसको लिखोगे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। ये बच्चों जो इनवर्स रिलेशन होता है ये सिंगल पावर हो चाहे डबल पावर हो, अगर ये पावर पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये हाइपरबोलिक कहलाता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिखेगा, आई मीन डिक्रीजिंग कॉन्केव अप साइड दिखेगा। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों ये आपने एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट लिमिट निकालोगे, जैसे ऊपर समझाया लिखते हैं स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम राइट, देन ई टेंस टू ई आर आर। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और ये उसका राइट लिमिट है। तो राइट लिमिट निकालने का मेथड क्या होता है बच्चों, जहाँ स्मॉल आर फार्मूले में दिख रहा है उसी जगह पे कैपिटल आर रख दो। बच्चों यहाँ पे रख दो कैपिटल आर, जैसे ही कैपिटल आर पुट करोगे ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, बचेगा सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ भी कैपिटल आर पुट कर दो, एक फार्मूला तो ऐसे आएगा, दूसरा फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू आप निकाले हो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट लिमिट सरफेस पर बोलते हैं। अभी मैं ग्राफ में दिखाऊंगा आपको। इज इट, अब पोटेंशियल हम लोग डिराइव करते हैं फार्मूले से। सेक्शनल पॉइंट पे जब पोटेंशियल हम लोग डिराइव करेंगे तो एक फार्मूला तो ये आएगा, जब इस फार्मूले में Q की वैल्यू पुट करी जाएगी, Q की वैल्यू इतनी जब रखी जाएगी, 4 पाई फिर से कटेगा, फिर क्या बचता है बच्चों, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। स्मॉल आर को वेरिएबल कहते हैं और ये पूरा कांस्टेंट होएगा। तो V को R के साथ कैसे रिलेट करोगे, लिखोगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जब भी इनवर्स रिलेशन आएगा, मैं कई बार सिखाया हूँ कि इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं और इसका ग्राफ आता है डिक्रीजिंग
कॉनकेव अपसाइड, ऊपर से देखने पर कॉनकेव दिखेगा और ग्राफ डिक्रीजिंग दिखता है। ये हो गया हाइपरबोलिक, मगर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वैलिड होगा। अब तुम राइट लिमिट निकालो। एज स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम राइट, राइट साइड से कैपिटल आर तक मूव करो, तो लिखते हैं v टेंस टू वी आर आर। इस एक्सप्रेशन को कहते हैं बच्चों सरफेस पर पोटेंशियल की राइट लिमिट कहते हैं। सरफेस पर पोटेंशियल की राइट लिमिट निकालने के लिए जहाँ जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर पुट करेंगे। कैपिटल आर यहाँ पुट करेंगे तो एक फार्मूला ये आएगा। कैपिटल आर यहाँ पुट करेंगे तार स्क्वायर कट के सिंगल आर बचेगा तो एक फार्मूला ये आएगा। बच्चों ये जो दो फार्मूले हैं ये वी आर की राइट लिमिट मानी जाएगी। राइट साइड से मूव किया हूँ, अभी ग्राफ में दिखाऊंगा आपको। केस 2 होता है इंटरनल पॉइंट पी डैश। ऊपर डायग्राम में मैंने इंटरनल पॉइंट पी डैश दिखाया है, उसको लिखते स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। जब गॉस थ्योरम से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सोल्यूट जीरो आता है, कम्स आउट ऑन डेरिवेशन। बच्चों इसका डोमेन जीरो से लेकर इंटरनल सरफेस तक काम करेगा। सेंटर से लेकर इंटरनल सरफेस तक ये फार्मूला काम करेगा और डिराइव करने पर इंटरनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। जब इंटरनल सरफेस तक जीरो आएगा तो बच्चों लेफ्ट लिमिट कैसे निकालोगे? स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम लेफ्ट साइड, ई टेंस टू ई आर एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस पर लेफ्ट लिमिट होएगी। तो बच्चों ये तो जीरो ही है, इस फॉर्मूले में स्मॉल आर तो है ही नहीं है, तो आर की किसी भी वैल्यू के लिए ये तो जीरो ही माना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट लिमिट को जीरो ही माना जाएगा। इज इट? बच्चों डिराइव करते हैं पोटेंशियल का फार्मूला तो वो कांस्टेंट आया करता है, उतना ही आता है जितना सरफेस पर आता है। इसको भी रिपीट कर डालो, क्यू की वैल्यू पुट कर डालो, एक फार्मूला और मिलेगा। तो इंटरनल स्पेस में हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट आती है और उतनी ही आती है जितनी कि सरफेस पर आप राइट लिमिट निकाले पड़े। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि पोटेंशियल की लेफ्ट लिमिट निकालो तो आप लिखोगे v टेंस टू वी आर एल। चूँकि ये फार्मूला कांस्टेंट है, वो स्मॉल आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, यही फार्मूला इंटरनल सरफेस तक काम करेगा, तो पोटेंशियल की लेफ्ट लिमिट उसी फार्मूले के बराबर होएगी। ये दोनों इक्वल होंगे तो लेफ्ट लिमिट इसी को माना जाएगा। बच्चों आपने क्या देखा कि जो लेफ्ट लिमिट आप निकाले हो उतना ही राइट लिमिट निकाले हो, यानी कि पोटेंशियल के बारे में क्या सीखा आपने? नाउ वी कैन सी दैट वी आर एल इक्वल्स वी आर आर। जब दोनों लिमिट पोटेंशियल की इक्वल होती हैं तो उसको शॉर्ट सिंबल में वी आर लिखते हैं और दो में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। भाई इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ये दोनों लिमिट बराबर आया है, यही वी आर बोला जाएगा और उसकी वैल्यू ये दो तरह से लिखी जाएगी। मगर बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट जीरो था और इलेक्ट्रिक फील्ड का राइट लिमिट इतना था, पॉजिटिव था। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट तो बराबर नहीं होएगी। इसको कमेंट लिखोगे लेफ्ट लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। ये दोनों लिमिट बराबर नहीं आएगी। अब जो कुछ भी मैं बताया उसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। बच्चों ऊपर आप डेरिवेशन करे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कि सेंटर से इंटरनल सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा।
देखो ग्राफ मैंने जीरो बना के दिखा है। फिर जब आप सरफेस के बाहर निकलते हो एक्सटर्नल स्पेस में आपका फार्मूला हाइपरबोलिक आया था, वो डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड दिखता है, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, रिलेशन ऐसे आएगा, ये मैं ऊपर दिखा चुका हूँ। बच्चों लिमिट भी निकाल चुका हूँ कि अगर मैं लिमिट देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर मैं स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर लेफ्ट साइड से मूव करूँ, देखो ये लेफ्ट साइड से ये मूव किया, कैपिटल आर तक आने से थोड़ा पहले रुक जाओ, रुक गए बच्चों। इस पॉइंट को ग्राफ पे बनाओ और तुम रीड करो कि इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग लेफ्ट लिमिट क्या आएगा, जीरो। इसका करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट आता है बच्चों, वो जीरो आता है। उसके बाद राइट लिमिट कैसे निकालोगे, अब तुम राइट साइड से कैपिटल आर की तरफ आओ, ऐसे चलते चले आओ चले आओ चले आओ और थोड़ा सा राइट साइड में रुक जाओ, तो उसको सिंबल में लिखते स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर, ऐसे लिखोगे और राइट साइड से मूव करके चले आओ चले आओ चले आओ, यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन इसी तरह से आप राइट साइड से ग्राफ के ऊपर मूव करो, ग्राफ तो तुम्हारा हाइपरबोलिक है, राइट साइड से मूव करो मूव करो मूव करो और पीक पे पहुंचने से पहले थोड़ा देर पहले रुक जाओ। और थोड़ा देर पहले ही रुक जाते हैं बच्चों, ग्राफ के ऊपर रुकते हैं। ये जो मैंने डार्क पॉइंट मार्क किया है उसकी ये जो हाइट है बच्चों, इसी हाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड का राइट लिमिट कहते हैं, सिंबल में ई आर आर। ऊपर फार्मूला निकाल के दिखाया हूँ कि ये पॉजिटिव होता है, तो राइट लिमिट तो पॉजिटिव हो गया और लेफ़्ट लिमिट ज़ीरो हो गया, ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है। फिर मैथ में पढ़ाया जाता है बच्चों कि किसी पॉइंट पर, पॉइंट का मतलब कैपिटल आर पे, जब दोनों लिमिट बराबर नहीं होते तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस माना जाता है। कहा जाता है कि ग्राफ जंप कर गया है, जंपिंग ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो मैथ की लैंग्वेज में ये ग्राफ तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हुआ और लेफ्ट लिमिट इसका जीरो हुआ और राइट लिमिट इसका पॉजिटिव हुआ। गॉट इट। बच्चों मैं डिफरेंशियबिलिटी बताना चाहता हूँ। किसी भी ग्राफ का स्लोप कैलकुलस में dy बाई डी एक्स होता है, उसकी वजह से यहाँ पे होगा d बाई डी आर। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों, d बाई डी आर। दरअसल जो कर्व का स्लोप होता है वो कर्व के ऊपर बनाए हुए टेंजेंट का स्लोप होता है। बच्चों ये जो लेफ्ट पॉइंट मार्क करे हो, एक टेंजेंट यहाँ पे बनाओ, इस पॉइंट पे टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा और जो राइट साइड में पॉइंट मार्क करे हो एक टेंजेंट यहाँ बनाओ, ये पॉइंट तो हाइपरबोला के ऊपर बनाए हो, इसका टेंजेंट तो ऐसे दिखेगा। दोनों ही टेंजेंट का स्लोप जज करो बच्चों, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, इसका स्लोप जीरो आएगा। स्लोप को डी बाई डी आर कहते हो, दोनों का स्लोप अलग अलग आएगा। इसके स्लोप को लेफ्ट लिमिट कहेंगे, इसके स्लोप को राइट लिमिट कहेंगे और दोनों ही स्लोप अलग अलग आ रहे हैं, तो डी बाई डी आर लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू डी बाई डी आर राइट लिमिट। स्लोप की लिमिट अलग अलग आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट और राइट लिमिट भी अलग अलग आ रही है। बच्चों जब ये अलग अलग आते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, जब स्लोप की लिमिट अलग अलग आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता बच्चों। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होगा और नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। इज इट बच्चों, यही मैंने कमेंट में लिखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ए आर इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, यही कमेंट मैंने लिखा है। अब जरा पोटेंशियल को समझो,
बच्चों ये मैं आपको अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1। ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ और मेरा लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये तरीका आपको अन्य किताबों में इस तरह से नहीं मिलेगा और धीरे धीरे आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि मेरी किताबें इंडिया में आज तक ऐसी नहीं लिखी गई हैं। जितने लोग लिखे पढ़े उनसे बिल्कुल डिफरेंट है और हाईली कॉन्सेप्चुअल है, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेहनती हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पोटेंशियल का जो डेरिवेशन किया हूँ वो ग्राफ से समझाता हूँ। मैंने ऊपर डिराइव करके ये दिखाया है कि सेंटर से कैपिटल आर तक इंटरनल स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट था और उतना ही था जितना सरफेस पे राइट लिमिट थी। तो ये ग्राफ तो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल आएगा और इसकी हाइट उतनी ही होगी जितनी पोटेंशियल की राइट लिमिट होगी, और इस राइट लिमिट को सिंबल वी आर दे दो, एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा। बच्चों एक्सटर्नल स्पेस पे पोटेंशियल का फार्मूला हाइपरबोलिक आया था। जब हम लोग कैपिटल आर से बाहर निकलेंगे तो फार्मूला आया था v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ये तो ग्राफ हाइपरबोलिक दिखेगा, डिक्रीजिंग कॉनकेव दिखेगा, ऐसा होगा। बच्चों ये ग्राफ देखकर आपको लग रहा होगा, जरा यहाँ पे आ जाओ नीचे वाले ग्राफ पे, कि अगर स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर, मैं लेफ्ट साइड से मूव करूँ, यहाँ लेफ्ट साइड से बच्चों धीरे धीरे चलो, लेफ्ट साइड से कैपिटल आर तक धीरे धीरे चलो। इसको हम लोग सिंबल से बच्चों लिखते हैं स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो जैसे जैसे ऐसे चलते हो बच्चों, उसी तरह से आप ग्राफ के ऊपर भी चलो। इस ग्राफ पे लेफ्ट साइड से चलो और कैपिटल आर से थोड़ा पहले रुक जाओ, कैपिटल आर से थोड़ा पहले ग्राफ के ऊपर रुक जाओ। देखो बच्चों, ये जो हाइट होएगी वो पोटेंशियल की लेफ्ट लिमिट कहलाएगी। इस साइड को मैंने यहाँ पोटेंशियल का लेफ्ट लिमिट लिख रखा है। उसी तरह से बच्चों राइट लिमिट कैसे निकालोगे? कैपिटल आर की तरफ राइट साइड से मूव करो, करो करो, चलते चले आओ और कैपिटल आर से थोड़ा राइट साइड में रुक जाओ। तो इसको लिखते हैं सिंबल से बच्चों स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम राइट साइड। सिंबल्स में ऐसे लिखोगे, मगर ये एक्चुअल जो मूवमेंट हम दिखा रहे हैं वो मूवमेंट बच्चों ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। अब मैं ग्राफ के ऊपर आपको राइट साइड से ले चल रहा हूँ, चलते चलो चलो चलो, और पीक पे पहुंचने से थोड़ा राइट साइड में यहाँ पे रुक जाओ। अपने ग्राफ के ऊपर थोड़ा राइट साइड में यहाँ पे रुक जाओ। बच्चों ये जो हाइट आएगी ग्राफ में, इसको पोटेंशियल के राइट लिमिट कहेंगे। तुम बहुत ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट बहुत करीब करीब पहुंचा दिए जाए तो जितनी राइट लिमिट आएगी लगभग उतनी ही लेफ्ट लिमिट आएगी। इससे बच्चों क्या सीखा आपने कि पोटेंशियल के लेफ्ट लिमिट और पोटेंशियल के राइट लिमिट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। और इस और इसी को शॉर्ट में वी आर लिखा जाता है। ये जो हाइट है बच्चों, शॉर्ट में इसी को वी आर लिखते हैं और कहते हैं कि पोटेंशियल के लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। और जब लेफ्ट और राइट लिमिट पोटेंशियल की इक्वल है तो इस ग्राफ को कंटिन्यूअस मानते हैं। तो ये देखो, इस कॉमन हाइट को शॉर्ट सिंबल में वी आर लिखा है, बताया गया है कि दोनों लिमिट बराबर है, ग्राफ को कंटिन्यूअस दिखाया गया है। लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ नुकीला है। कैपिटल आर वाले पॉइंट पर, आई मीन सरफेस पर, पोटेंशियल का ग्राफ पॉइंटेड है, नुकीला है। तो डिफरेंशियबिलिटी अब मैं समझाता हूँ। कैलकुलस में इस ग्राफ का स्लोप कैसे डिनोट करोगे? dv बाई डी आर डिनोट करोगे, डी बाई डी आर। उसका मीनिंग क्या होता है?
स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। बच्चों ये जो लेफ्ट साइड में ग्राफ पे पॉइंट बनाए हो वहाँ एक टेंजेंट बना दो, और टेंजेंट आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा। जो राइट साइड में पॉइंट बनाए हो वहाँ पे टेंजेंट बना दो, ये टेंजेंट आपको इंक्लाइन दिखेगा। देख कर लगता है कि इसका स्लोप 0 आएगा, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। इसका मतलब स्लोप की लेफ्ट लिमिट और स्लोप की राइट लिमिट इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। इसको नॉट इक्वल करके दिखा दूँ। और समझा चुका हूँ कि जब किसी ग्राफ के स्लोप की लेफ्ट और राइट लिमिट किसी पॉइंट पर डिफरेंट हुआ करते हैं तो वो ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो पोटेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मगर ये दोनों लिमिट बराबर है तो कंटिन्यूस जरूर होगा। बच्चों इसीलिए मैंने पोटेंशियल पे कमेंट लिखा, देखो पोटेंशियल फंक्शन वी आर इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर। तो मैंने ग्राफ के एनालिसिस आपको आज अच्छे तरीके से समझाया, होप आपने कैच किया होगा। और एक केस में और डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, दैट इज dq by dv is given as constant। बच्चों सॉलिड स्फीयर के हर पॉइंट पे रो कांस्टेंट है, इज इट? तो यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो पूरे वॉल्यूम में, तो पूरे वॉल्यूम में dq का इंटीग्रल q हुआ। रो को कांस्टेंट माना गया है तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, इंटीग्रल dv हुआ। पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करने पर एक कैपिटल V आएगा, तो रो का फार्मूला आएगा q बाई वी। इससे आपने क्या सीखा बच्चों कि रो की वैल्यू dq बाई डी वी और रो की वैल्यू q बाई वी, ये दोनों इक्वल कब होंगी? जब रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर रो कांस्टेंट नहीं होगा ये फार्मूला फेल हो जाएगा। हाउएवर ये डेफिनेशन काम करेगा। ये दोनों इक्वल तभी हुआ करेंगे जब रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब v को रो में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और q की वैल्यू निकालो। तो बच्चों q की वैल्यू कितनी आएगी सॉलिड स्फीयर के लिए? सॉलिड स्फीयर का होल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। उसको रो में करो मल्टीप्लाई तो q का ये वैल्यू आता है। बच्चों इसमें रो कांस्टेंट है, टोटल मैग्नीट्यूड q है, रेडियस कैपिटल R है, एक पॉइंट बाहर है स्मॉल r, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। एक पॉइंट अंदर है p डैश, डिस्टेंस स्मॉल r, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल होगा। इंटरनल पॉइंट को p डैश कहोगे, एक्सटर्नल पॉइंट को p कहोगे, r को वेरिएबल मानोगे, कैपिटल R कांस्टेंट होगा, q कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट होगा। गॉट इट? बच्चों गॉस थ्योरम से डिराइव होगा। दो केस बनेगा, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट p स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। डिराइव करने पर ये फॉर्मूला आएगा। q की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 4 पाई कटेगा, बचेगा 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों ये पूरा कांस्टेंट निकला, इसको लिखोगे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आपको पता है कि हाइपरबोलिक रिलेशन है, इसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आता है, थोड़ी देर में ग्राफ दिखाऊंगा। बाहर के पॉइंट से राइट लिमिट निकलता है, स्मॉल r टेंस टू कैपिटल R फ्रॉम राइट, इसको लिखते हैं E टेंस टू ERR, इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट लिमिट है। मीनिंग ये होता है बच्चों कि जहाँ स्मॉल r लिखा है उसकी जगह पे कैपिटल R यहाँ रख दो, फिर कैपिटल R यहाँ रख दो। तो कैपिटल R रखोगे तो एक फॉर्मूला ये बनेगा, कैपिटल R यहाँ रखोगे तो ये कट के कैपिटल R ऊपर बचेगा तो एक फार्मूला ये बनेगा।
बच्चों इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट लिमिट कहते हैं। गॉट इट? ये राइट लिमिट देखे रहो। अब हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। सेक्शनल पॉइंट पे ये आता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्यू की वैल्यू पुट किया, फिर से 4 पाई कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे इतना बचेगा, यहाँ इतना बचेगा, नीचे स्मॉल आर। ये तो वेरिएबल है और ये पूरा कांस्टेंट है। इसको लिखोगे पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका भी ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव दिखता है। राइट लिमिट निकालो। स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम राइट। जहाँ जहाँ स्मॉल आर है वहाँ वहाँ कैपिटल आर पुट करो। यहाँ कैपिटल आर रखो, यह आएगा। यहाँ कैपिटल आर रखो, आर क्यूब कट के आर स्क्वायर बचेगा, ये मिले। ये पोटेंशियल की राइट लिमिट हो गई। उसको ऐसे क्यों लिखा हूँ समझा दूंगा। फिलहाल ये राइट लिमिट के दो फार्मूले आए। बच्चों इंटरनल पॉइंट ले लो। एट एन इंटरनल पॉइंट पी डैश स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। गॉस थ्योरम लगा के डिराइव करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। क्यू की वैल्यू फिर से पुट कर डालो, 4 पाई कटेगा, आर क्यूब कटेगा, इतना बचेगा। स्मॉल आर को छोड़ के ये कांस्टेंट हुआ। इसको लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बच्चों जब से सिंगल सिंगल पावर होता है, सिंगल पावर होता है तो इसको लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। इसका ग्राफ आता है इंटरनल स्पेस में, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। ये स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों। अब तुम लेफ्ट लिमिट निकालो। कैसे लिखते हो मैथ की थ्योरी में? एज स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम लेफ्ट, ई टेंस टू आर एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ स्मॉल आर वहाँ कैपिटल आर पुट करो। कैपिटल आर यहाँ पुट किया, कैपिटल आर यहाँ पुट किया, देख लो जरा। कैपिटल आर यहाँ पुट करो, नीचे आर स्क्वायर बचेगा। कैपिटल आर यहाँ पुट करो, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। बच्चों ये दो फार्मूले आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट लिमिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव होता है। जब इंटरनल स्पेस में पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव होता है तो ये फार्मूला डिराइव होके आता है। यहाँ क्यू की वैल्यू फिर से पुट किया, देखो जो कटेगा उसे कटा लिया, सिंप्लीफाई कर लिया तो इतना बचेगा। इस ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आता है। क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद ये सब कैंसिल वैंसिल हो के इतना बचता है। एक फार्मूला ये आएगा रो में, एक फार्मूला ये आएगा क्यू में। हाउएवर इस फार्मूले में ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। जब ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है और इस फार्मूले में ये वेरिएबल है, तो मैथमेटिकली लिख सकता हूं पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों मैथ में आपको सिखा चुका हूं कि जब किसी वेरिएबल पे डबल पावर होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है और ये पूरी क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे सिंगल पावर होता है, इस वेरिएशन को पैराबोलिक बोलते हैं। तो ये रिलेशन बच्चों पैराबोलिक रिलेशन माना जाएगा। ये रिलेशन बता रहा है कि जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे ये डिफरेंस घटेगा, पोटेंशियल भी घटेगा। मतलब इंटरनल स्पेस में भी पोटेंशियल घटेगा और वो पैराबोलिकली घटेगा।
बच्चों इंटरनल स्पेस के लिए फार्मूला डिराइव करे हो, ये दो फार्मूले। तब लेफ्ट लिमिट निकालो, स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसको लिखोगे v टेंस टू वी आर एल, ये वी आर के लेफ्ट लिमिट हुआ। तो इस फार्मूले में जहां जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर रखो, कैपिटल आर रखो, डिफरेंस आएगा 2r स्क्वायर, इसे कटा दो, नीचे बचेगा सिंगल आर, तो एक फार्मूला ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ भी कैपिटल आर रखो, डिफरेंस आएगा 2r स्क्वायर, 2 से 6 को कटा दो, तो एक फार्मूला ऐसे आएगा। बच्चों ये पोटेंशियल का लेफ्ट लिमिट हो गया, हो गया। अब क्या करो, सेंटर पे पोटेंशियल निकालो। ये फार्मूला, दो फार्मूले इंटरनल स्पेस के लिए डिराइव हुआ है। इंटरनल स्पेस का मतलब ये आर की वैल्यू 0 से काम करेगा। तो अगर आर की वैल्यू मैं 0 यहाँ भी रख दूँ, यहाँ भी रख दूँ, तो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा। यहाँ 0 रखो, ये कटेगा, सिंगल आर बचेगा, 3/2 को बाहर निकालो, देखो 0 रख दिया, इसको कटा दिया, 3/2 को बाहर निकाला, और ये कैंसिल हो गया, सिंगल आर बचेगा, कुछ इतना बचेगा। इसको शॉर्ट में वी आर लिखते हैं, इस पूरे को 3/2 वी आर लिखेंगे, सेंटर पे पोटेंशियल का सिंबल वी नॉट लिखेंगे। तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि सेंटर पे पोटेंशियल वी नॉट वी आर का 3/2 टाइम्स होएगा। अब बच्चों ऊपर जो आपने डिराइव करे हैं उससे ये पता चला है कि ये दोनों लिमिट बराबर था। देख लो ऊपर, दोनों लिमिट इक्वल आया है। जब दोनों लिमिट इक्वल आते हैं तो शॉर्ट में उसको वी आर सिंबल देते हैं, और दो में से एक फार्मूला इतना आया है। बच्चों ऊपर आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर आया है। जब ये बराबर आया तो उसको शॉर्ट में यार लिखोगे, और दो में से एक फार्मूला यहाँ पे रिपीट कर दो। अब इसको ग्राफ में समझो, कैसे ग्राफ बनेगा। इंटरनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर रिलेशनशिप डिराइव करे हो, आउटर स्पेस में हाइपरबोलिक डिराइव करे हो। तो ये डिक्रीजिंग कॉनकेव दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखेगा, और ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिखेगा। कंटिन्यूअस दिखेगा, इस पीक वैल्यू को यार बोला जाएगा। कंटिन्यूअस क्यों दिखेगा, देखो एनालिसिस कर चुके हो, दूसरा ग्राफ देखो। स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर, लेफ्ट से जाओ। जब लेफ्ट से जाओ तो इस ग्राफ पे चलो, लेफ्ट साइड से चलते चले जाओ, चले जाओ, कैपिटल आर से थोड़ा बाईं तरफ रुक जाओ, रुक जाओ। बच्चों इसी हाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड का लेफ्ट लिमिट कहते हैं। अब राइट साइड से मूव करो, इधर से चलते चले जाओ, इसको लिखते स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम राइट साइड, ऐसे चलते चले जाओ। मगर ये मूवमेंट एक्चुअल में ग्राफ पे होना चाहिए, ग्राफ पे चलते चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, कैपिटल आर से थोड़ा सा दाहिनी तरफ रुक जाओ। बच्चों ये जो हाइट होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट लिमिट होगी। ये डायग्राम बता रहा है कि दोनों हाइट बराबर है, आई मीन लेफ्ट लिमिट इक्वल्स राइट लिमिट। ऐसी सिचुएशन में उसको एक कॉमन सिंबल दिया जाता है ER। तो ऊपर मैंने फार्मूले में ER की वैल्यू लिख के आपको दिखा दी है। और जब ये दोनों लिमिट बराबर आता है तो कहते हैं ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। इसीलिए बच्चों इस ग्राफ में ब्रेकिंग नहीं दिखाया है, ग्राफ को कंटिन्यूअस दिखाया है। अब जरा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोचो। लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, शोन बाय ब्लू कलर। राइट साइड वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, शोन बाय पिंक कलर। ये दोनों टेंजेंट अलग अलग हैं तो दोनों का स्लोप अलग अलग आएगा। तो स्लोप की लेफ्ट लिमिट और स्लोप की राइट लिमिट
डिफरेंट आएगी। जब स्लोप की लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आती है तो मैंने सिखाया, मैथ में कहते हैं कि ये जो फंक्शन है इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर। वो मैंने कमेंट लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन यार देखो इज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर। अब जरा पोटेंशियल का ग्राफ देखो, ऊपर एनालिसिस कर चुका हूँ कि सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। वी नॉट की वैल्यू आया 3/2 VR, और इंटरनल स्पेस में ये ग्राफ डिक्रीजिंग पैराबोलिक होगा। एनालिसिस करने पर ये कॉन्वेक्स दिखता है, और इसकी एनालिसिस मैं आपको वॉल्यूम 2 में करके दिखाऊंगा बच्चों, अभी केवल लर्न करके काम चला लो। तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड पैराबोलिक हुआ, और आउटर स्पेस में ये ग्राफ हाइपरबोलिक आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। हमें डिक्रीजिंग कॉनकेव दिखेगा, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैपिटल आर पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है, और इस हाइट को कितना लिखा हूँ VR। ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं ऊपर एनालिसिस कर चुका हूँ, दिखा रहा हूँ। कैपिटल आर की तरफ लेफ्ट साइड से मूव करो, सिंबल में लिख दो स्मॉल आर लेस टेंडिंग टू कैपिटल आर। जब आप लेफ्ट से मूव करते हो तो एक्चुअल में मूवमेंट ग्राफ के ऊपर होता है। ग्राफ के ऊपर लेफ्ट साइड से मूव करो, कैपिटल आर से थोड़ा पहले रुक जाओ बच्चों, यहाँ पे रुक जाओ, रुक गए। इस हाइट को ऑब्जर्व करो, इसी हाइट को पोटेंशियल की लेफ्ट लिमिट कहते हैं। फिर कैपिटल आर पे राइट से मूव करो, सिंबल में लिखते स्मॉल आर टेंस टू कैपिटल आर फ्रॉम राइट साइड, बट एक्चुअल मूवमेंट ग्राफ के ऊपर होगा। और कैपिटल आर से थोड़ा राइट साइड में रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ बच्चों। इसकी हाइट पोटेंशियल की राइट लिमिट होगी। माने जाए कि अगर ये दो पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब पहुंचा दिए जाए तो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट लगभग बराबर होगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पे VRL VRR लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल दिखाया है। और जब ये दोनों लिमिट बराबर हो जाते हैं तो एक कॉमन सिंबल उसको VR देते हैं। तो ये जो हाइट है बच्चों, दोनों लिमिट इक्वल हो गया, तो इस साइड को सिंबल में VR लिखेंगे। ऊपर मैंने इन दोनों का फॉर्मूला निकाल के ऊपर दिखाया है, तो ये तो VR की वैल्यू होगी, ये हाइट VR होगा। जब दोनों लिमिट इक्वल होते हैं तो मैथ की थ्योरी कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन तो यहाँ कंटिन्यूअस में दिखा दिया। बच्चों मुझे डिफरेंशिएबिलिटी समझाना है, तो लेफ्ट वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, शोन बाय ब्लू कलर। राइट वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, शोन बाय पिंक कलर। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अगर इनको फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोड्यूस करे जाए तो दोनों टेंजेंट कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड होने का मतलब दोनों पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप बराबर होगा। इसका मतलब स्लोप का लेफ्ट लिमिट और स्लोप का राइट लिमिट इस वाले पॉइंट पर इक्वल होगा। मैथ में पढ़ाते हैं बच्चों, अगर ये बराबर हो गए और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपका जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन कैपिटल आर पे डिफरेंशिएबल होता है, साथ में कंटिन्यूअस भी होता है। तो इसको कमेंट में कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल फंक्शन VR is continuous and differentiable that small r equals कैपिटल R। तो जो मैंने ग्राफ में समझा वो नोट्स में लिखवा दिया।
प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट दोबारा से एक्सप्लेन किया और ग्राफिकली ठीक ढंग से समझाने की कोशिश किया। जब मैथ में ये टॉपिक आप पढ़ोगे, मैथ में आपके टीचर पढ़ाएंगे, इस पे आपको फुल कमांड हो जाएगा। फिजिक्स में मैंने काफ़ी कुछ सिखाया, फिर भी फार्मूले का डेरिवेशन नहीं बताया। फार्मूले का डेरिवेशन और ग्राफ की पूरी एनालिसिस की ये कैसे कैसे दिखता है, वॉल्यूम 2 में मेरी बुक जब पब्लिश होगी तो वहाँ पे मैं इसको दोबारा से कवर करूँगा, तो आपको वीडियो लेक्चर फिर से मिलेगा। जो लोग डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते वो लोग इतने से काम चला लें, और जिनको डेरिवेशन में इंटरेस्ट हो वो इंतज़ार करें। तो इसके बाद अभी बहुत कुछ बचा है बच्चों, ये सब टॉपिक मैं अगले एपिसोड में कवर करूँगा, बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। तो इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए पेशेंस के साथ थैंक यू वेरी मच and wish you good day and see you again